हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दी के एग्जाम के अंदर अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड, तो उसको हमने एग्जाम के अंदर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। इसको आपने देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसको हमने बहुत ही एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर जो है लिखना होता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही बताना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया उसको आपने नहीं लिखना होता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे इन्होंने पूछा है मीनिंग ऑफ द डिमांड, तो आप डिमांड का मतलब बताओगे, फिर उसके बाद आप लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताओगे, उसकी डेफिनेशन दोगे, फिर उसके बाद अजम्पशन लिखोगे, फिर उसके बाद उसको आप एक्सप्लेन करोगे इंडिविजुअल डिमांड, उसके अंदर एक इंडिविजुअल का शेड्यूल बना के दिखाओगे, फिर उसके बाद डिमांड कर्व बना के दिखाओगे, फिर उसके बाद मार्केट डिमांड के अंदर जो है मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाओगे, फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाओगे, और उसके बाद आपने एक्सेप्शन देनी है। कई बच्चों को ये होता है कि क्या मैम सिग्निफिकेंस भी देना है? नहीं बच्चे, सिग्निफिकेंस नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर पूछा नहीं गया। और उसी तरह ये भी नहीं पूछा गया कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जो चीज पूछी गई है इसके अंदर उन्होंने हमें बताया है कि पूछा है कि डिमांड के बारे में बताओ और लॉ ऑफ डिमांड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। तो इसके अंदर जितना पूछा गया है उतना ही आपने बताना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। इसके जो नोट्स हैं वो मैंने अपनी ऐप के अंदर शेयर कर दिए हैं, आप लोग वहां पे चेकआउट देख सकते हो। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नोट्स अवेलेबल होते रहे। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम डिमांड का मतलब देखते हैं कि आम भाषा के अंदर डिजायर, वांट एंड डिमांड तीनों को एक चीज माना जाता है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं तो तीनों के अंदर जो है डिफरेंस होता है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं जापान जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं है, तो मैं किस तरह से जापान जाऊंगी? तो ये एक विजुअल थिंकिंग है जिसके अंदर एक डिजायर तो है बट ना तो मेरे पास एबिलिटी है ना ही विलिंगनेस है। वांट के अंदर क्या है कि आई वांट टू परचेज ए टीवी जिसका कॉस्ट 30,000 है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं 30,000 बट मैं रेडी नहीं हूँ, तो ये वांट हो जाएगी। डिमांड का मतलब होता है कि वी हैव ए डिजायर फॉर ए कमोडिटी, मैं टीवी परचेज करना चाहता हूँ, मेरी कैपेसिटी भी है, मेरे पास सफिशिएंट मतलब पैसे भी हैं, और मैं रेडी भी हूँ उस पैसे को टीवी के ऊपर स्पेंड करने के लिए। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्राइस, डिमांड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद टाइम। एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर ये प्राइसेस हैं तो उसके ऊपर हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड का मतलब है डिजायर फॉर ए थिंग, मनी टू सेटिस्फाई द डिजायर, विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी। और डिमांड जो है कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हम इस टाइम पीरियड के अंदर इतनी चीजें डिमांड करें। तो डिमांड हमेशा जो है प्राइस के साथ रिलेटेड है, उसी तरह डिमांड जो है हमेशा इनकम के साथ रिलेटेड होती है। सॉरी, इनकम नहीं, टाइम के साथ रिलेटेड होती है। डिमांड का मतलब होता है कि जो भी गिवन कमोडिटी की क्वांटिटीज है, जो भी डिफाइंड पीरियड के अंदर डिफरेंट प्राइसेस हैं, उसके अंदर हम कितनी क्वांटिटी जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। देखो यहाँ पे जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने भूलना नहीं है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है कि कुछ चीजें अगर कांस्टेंट रहती हैं तो प्राइस अगर फॉल करती है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। और अगर प्राइस राइज करती है तो डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि अगर प्राइस राइज करती है तो डिमांड फॉल करती है। प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है, और अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड जो है एक्सटेंड हो जाती है। दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम। तो प्राइस फॉल, डिमांड एक्सटेंड्स, प्राइस राइज तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, डिमांड कम हो जाती है। उसी तरह जो लॉ ऑफ डिमांड है कि जो डिमांड है दैट इज ए फंक्शन ऑफ दीज थिंग्स, प्राइस ऑफ एक्स उस कमोडिटी की प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो इनकम है, टेस्ट है, एक्सपेक्टेशन है, रिलेटेड गुड्स है,
ये कांस्टेंट रहती है। जैसे मैंने कहा ना कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स का मतलब है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस, एक्सपेक्टेशन, टेस्ट, इनकम, ये सारी कांस्टेंट मानते हैं। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। According to Marshall, the law of demand states that amount demanded increase with fall in price. अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसी तरह अगर राइज इन प्राइस है, कीमत बढ़ जाती है, तो डिमांड कम हो जाती है। बट उसके साथ क्या है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम। तो इस तरह से आपने मार्शल की डेफिनेशन जो है एग्जाम के अंदर लिखनी है, और ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम जो है इसको आपने भूल जाना नहीं है। तो व्हाट आर द assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड हमें बताती है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो दीज आर द कंडीशंस। ना तो कंज्यूमर की इनकम के अंदर कोई चेंज आनी चाहिए, ना ही रिलेटेड गुड्स जो कि जैसे कॉम्पिटिटिव गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो वहां पे प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। और ना ही हमें लगता हो फ्यूचर के अंदर प्राइस राइज करेगी या फॉल करेगी, ना ही हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसके अंदर चेंजेस होनी चाहिए। और यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो गुड्स है वो हमारी नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स नहीं है। उसके बाद आपने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले आपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाना है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे हमें ऑल्टरनेटिव प्राइस दे रखी है, उसके ऊपर हम कितनी क्वांटिटी जो है डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक व्यक्ति की अलग अलग प्राइसेस पे वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसको डिपेंड करता है, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस फॉल करी है तो डिमांड जो है एक्सटेंड कर रही है। As we clearly see from this table, as the price goes on falling, जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रही है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरह से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ही लिखनी है, ये नहीं बताने लग जाना कि प्राइस 5 है तो डिमांड 1 है, 4 है तो 2 है, इस तरह से नहीं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो आपने टेबल को बहुत ही ब्रीफली जो है वहां पे एक्सप्लेन करना है। इस तरह से आपने इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे देखो ओ एक्स के ऊपर हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और ओ वाई पे हम लेते हैं प्राइस, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 के ऊपर जो है डिमांड 1 है, 4 के ऊपर जो है 2 है, 3 के ऊपर 3 है, 2 के ऊपर 4 है, 1 के ऊपर 5 है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने इन सारे बिंदुओं को मिला देना है, तो ये हमारे पास डिमांड कर्व आ जाएगा, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जो हमें इंडिकेट करता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशन है, प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इनवर्स का मतलब होता है कि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल करती है। और यहाँ पे हमने लिख देना है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और ये हमें बताती है कि अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है। उसी तरह ये आपने मार्केट डिमांड कर्व जो है उसको बाद में बताना है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, या मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे ये प्राइसेस हैं गिवन पीरियड के अंदर, तो उसके अंदर हमारी जो मार्केट के अंदर जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी डिमांड को हमने टोटल करके जो है अलग अलग प्राइसेस के ऊपर मार्केट डिमांड कितनी है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि दो कंज्यूमर है हमारे पास, दो इंडिविजुअल है, उनकी हमने जो है डिमांड देख ली है कि उस जो प्राइसेस है उनके ऊपर उनकी डिमांड क्या है। तो यहाँ पे हमने उसकी जो मार्केट डिमांड है उसको दोनों को, जैसे ₹4 है तो उसके ऊपर दोनों की डिमांड को टोटल करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस जो है फॉल करती जाती है तो मार्केट डिमांड भी क्या है वो एक्सटेंड होती जाती है। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस एंड मार्केट डिमांड के बीच में भी क्या है, इनवर्स रिलेशन है। और उसी तरह आपने इसको ग्राफिकली जो है शो कर देना है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि एक इधर बना लेंगे, एक इधर बना लेंगे, एक इधर बना लेंगे। तो आपने इसी तरह एक ही सेट के अंदर तीनों कर्व बनाने हैं। यहाँ पे हमने पहले ए का
डिमांड कर्व बनाया है, फिर उसके बाद बी का बनाया है, फिर उसके बाद मार्केट डिमांड कर्व बनाया है। तो यहाँ पे देखो नीचे हमने क्वांटिटी इन यूनिट्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने जो भी हमारा टेबल था उसके मुताबिक ए का डिमांड कर्व बना लिया और उसी तरह हमने बी का डिमांड कर्व बना लिया। फिर उसके बाद हमने मार्केट डिमांड जो है बतानी है। तो देखो यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 4 5 लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टेबल था वहां पे 3 था, 5 था और 7 था और 9 था। तो उसी तरह ही आपने क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे बताना है कि 1 के ऊपर 9 डिमांड है और जो 2 है उसके ऊपर 7 है और 3 के ऊपर 5 है और इसी तरह जो हमारी 4 है उसके ऊपर 3 है। तो इस तरह से आपने मार्केट डिमांड कर्व जो है वहां पे ड्रॉ कर देना है। Market demand curve is a curve that represents the aggregate demand of all the consumers. इनको टोटल करके हमने यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व जो है ड्रॉ किया है और मार्केट डिमांड कर्व जो है वो भी स्लोप डाउनवर्ड्स है, जो कि बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो डिफरेंस, जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो लॉ ऑफ डिमांड से हम ये समझते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि ये हमें बताता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये हमें डायरेक्शन बताता है। ये हमें ये नहीं बताता कि प्राइस के अंदर इतना प्रतिशत चेंज है तो डिमांड के अंदर इतना प्रतिशत चेंज होगा। तो ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, ये भी नहीं है प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है कि अगर प्राइस के अंदर 10% चेंज आया तो डिमांड के अंदर भी 10% या उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो इसको हम जो सीसा जैसे पार्क के अंदर होता है ना, सीसा इस तरह से एक बच्चा इधर बैठ गया तो दूसरा बच्चा ऊपर चला गया, तो ये सीसा की तरह है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल हो जाती है, अगर प्राइस फॉल होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ डिमांड को बताते हैं तो ये वन साइडेड है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या असर होता है उसको बताते हैं, सप्लाई को यहाँ पे उसका इम्पैक्ट नहीं स्टडी करते। अब हम उसके साथ एक्सेप्शन, देखो ये जो एक्सेप्शन है इसका मतलब होता है अपवाद, कि देखो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, इनवर्स होता है। बट एक्सेप्शन ये अपवाद कहते हैं कि कुछ सिचुएशन के अंदर जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है, जो डिमांड कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशन है पॉजिटिव है। कई बार कंज्यूमर जो होता है उसको ये लगता है कि अगर गुड्स की प्राइस ज्यादा है तो वो अच्छी क्वालिटी में होगी, तो जब कीमत ज्यादा होती है तो वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करता है। उसी तरह जो दूसरे इसकी एक्सेप्शन है दैट इज द आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलेंट गुड्स। देखो वेबलेंट गुड्स होती हैं जो लग्जरी गुड्स होती हैं, ये तभी परचेज की जाती हैं जब इनकी प्राइस ज्यादा होती है। अदरवाइज उनको लगता है कि अगर इसको हर कोई परचेज करेगा, हर कोई यूज करेगा तो हम इसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि हमने यूनिक रहना है, तो इसलिए वो चीजें तभी खरीदते हैं जब उनकी प्राइस ज्यादा होती है। तो जो वेबलेंट गुड्स होती हैं उनकी प्राइस और डिमांड के बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो गिफन गुड्स है ये सबसे घटवा वस्तु होती है जो कि गरीब लोग यूज करते हैं, इनका भी जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे प्राइस ज्यादा है तो ये लोग जो है उसी चीज को ही ज्यादा डिमांड करते हैं कि दूसरी चीज ये खरीद नहीं सकते। और जब प्राइस फॉल करती है तो यहाँ पे रियल टर्म के अंदर इनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो ये दूसरी चीजें खरीदते हैं। तो इस तरह से जो गिफन गुड्स हैं उनके बीच में जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है वो पॉजिटिव है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। और उसी तरह फ्यूचर के अंदर अगर हमें लगे कि आज इसकी कीमत ज्यादा है बट फ्यूचर के अंदर और प्राइस बढ़ जाएगी तो हम बढ़ी हुई कीमत के ऊपर भी ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं। और अगर प्राइस आज फॉल करती है और हमें डर है कि फ्यूचर के अंदर और प्राइस फॉल हो सकती है तो हम वेट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हम खरीदेंगे। तो आप लोगों ने एग्जाम के अंदर इतना ही लिखना है और इसके साथ ही क्या है कि ऑल दी बेस्ट। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर।